नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। केरल में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है, जिस वजह से पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकट लगातार बढ़ता जा रहा। लगातार चौथे दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 45,083 के आसपास मामले सामने आए हैं। और आपको बताते चलें, जान गंवाने वालों लोगों की संख्या जो है वो 400 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 35,840 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि कल लगभग 8,783 एक्टिव केसेस और बढ़ चुके हैं। आपको बताते चले, ये लगातार चौथा दिन है जब देश में 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। गुरुवार को 46,164, शुक्रवार को 44,665, शनिवार की बात करें तो शनिवार को 46,759 कोरोना मामले आए थे। देश भर में कोरोना मामले बढ़ने का मुख्य कारण केरल है। केरल में लगातार चौथे दिन शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद आपको बताते चले कुल मामले बढ़कर जो है वो 39,77,572 हो गए। हालांकि संक्रमण की दर घटकर 18.67% जरूर हो चुकी है। 27 अगस्त को यही आंकड़ा 19.22% था। तो एसटीएफ ने प्रेमनगर के डूंगा गांव में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर वहां से 2 युवकों को धर दबोचा है। कॉल सेंटर से अमेरिका के लोगों को टेक सपोर्ट के नाम पर ठगा जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, उन्हें फर्जी एंटीवायरस बेचकर अच्छी खासी रकम जो है वो भी उनसे ऐठी जा रही थी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कॉल सेंटर का मुख्य संचालक और उसके 3 साथी एसटीएफ की पकड़ में अभी तक नहीं आ सके। इनकी तलाश में एसटीएफ ने दबिश देना शुरू कर दी है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि प्रेमनगर क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर जो है वो संचालित होने की सूचना जरूर मिली थी। इस पर एक टीम डूंगा गांव पहुंची और यहां एक मकान में छापा मारा गया। मकान के ऊपरी तल पर एक कॉल सेंटर बनाया गया। यहां पर 15 कंप्यूटर रखे गए थे। अंदर एक ऑफिस में 2 युवक बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे थे। पुलिस को देखते ही दोनों वहां से भागने का प्रयास करने लगे। दोनों को पकड़ लिया गया। हालांकि आपको बताते चले, आरोपियों ने बताया है कि यह एक फर्जी कॉल सेंटर था। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें, इसके माध्यम से वह अमेरिका के विभिन्न राज्यों में लोगों को फोन कर उन्हें टेक सपोर्ट के नाम पर ठगते थे। तो मासूम सी दिखने वाली कोई लड़की कितनी शैतान हो सकती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यहां तक कि उसको जन्म देने वाली उसकी खुद की मां भी नहीं। लाडली पैसों के लिए कितनी शादियां कर चुकी होगी, इस आपको बताते इसका जो पता है मां को भी नहीं लग पाया। बेटी का असली चेहरा तो तब बेनकाब हुआ जब मां ने उसे पीड़ित समझ थाने में मामला दर्ज कराया। जांच हुई तो वह पीड़िता नहीं, आरोपी निकली। यह लड़की तो महिलाओं के गिरोह की मुख्य किरदार निकली, जो मोटी रकम ऐंठने के लिए अब तक कई शादियां कर चुकी थी। मौका पाकर दूल्हे को छोड़कर भाग जाती थी, फिर अपने गिरोह के साथ अगले कुंवारे की तलाश में ये जुट जाती थी। यह मामला आपको बताते चले चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहाड़ा थाना क्षेत्र का है। यही थाने में यह मामला दर्ज भी हुआ, जिसमें फर्जी शादी कर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। इस मामले में अब पुलिस ने 3 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। शादी के लिए दलाल की भूमिका निभाने वाला गिरोह के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड भी करता था। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई इलाकों में आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए, मौसम जो है खराब होने लगा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में बारिश की संभावना जताई। अनेक स्थानों पर तेज बौछारों और गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ गर्जना की भी संभावना है। दून में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहर के जगन तिराहे पर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की नाकाम प्रयास किया था। करीब आपको बताते चले 1.5 घंटे तक चोरों ने काफी जतन किए, इसके बावजूद खाली हाथ ही चोरों को लौटना पड़ा है। सबसे पहले सीसीटीवी के तार चोरों ने काटे, इसके बाद दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास किया। शटर नहीं टूटने पर दुकान के पीछे जाकर दीवार को तोड़ा, लेकिन सरिया फंसा होने के कारण अंदर वो नहीं जा पाए। दुकान मालिक सुबह पहुंचा तब सेंधमारी का पता चला। हरदेव नगर स्थित ज्वेलर्स के मालिक निखिल अग्रवाल ने बताया है कि सुबह 4 बजे के आसपास बेकरी वाला जब वहां से गुजरा तो दीवार टूटी देखकर चोरी होने का शक जताया, जिस पर उसने फोन करके सूचना दी। दुकान जाकर देखा तो सीसीटीवी के तार कटे हुए थे। अंदेशा है कि रात लगभग 2:30 बजे के आसपास और सुबह 4 बजे तक चोरों ने काफी जतन किए होंगे। तो उफनाई शीतला नदी में यात्रियों का वाहन फंस गया। सूचना पर पहुंची सहसपुर पुलिस ने करीब 1 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वाहन में सवार सभी चारों लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। बीते रात को थाना पुलिस को सूचना मिली कि देहरादून से विकासनगर जा रहा वाहन लांघा रोड स्थित शीतला नदी के रपटे में तेज बहाव के बीच फंस गया था, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए थे। सवार थे। उफनती नदी के बीच 4 लोग वाहन में फंस गए। तत्काल जेसीबी और ट्रैक्टर मौके पर बुलाया गया और ट्रैक्टर के सहारे रस्सी बांधकर किसी तरीके से पुलिस और स्थानीय लोग वाहन तक पहुंचे। एक एक कर चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ब्लॉक प्रमुख विकासनगर सरदार जसविंदर सिंह ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग जताया। बचाए गए लोगों की पहचान चालक अर्जुन सिंह, खजान सिंह, विक्रम और प्रियंका के रूप में हुई। मुजफ्फरपुर का रुख करेंगे। काटी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा पढ़ाई नहीं करना चाहती थी क्योंकि मंचले उसके साथ छेड़खानी करते थे। इतना ही नहीं बल्कि तेजाब फेंकने की भी उस पर धमकी देते थे। उसने पुलिस से भी इस मामले की शिकायत की, लड़कों के नाम बताए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह इतनी डर गई कि वह अब घर में ही खुद को कैद कर लिए है। इस मामले में शनिवार को पीड़ित की मां ने मुजफ्फरपुर पश्चिमी एएसपी सैयद इमरान मसूद से मिलकर इसकी शिकायत की और कहा कि बच्ची का एग्जाम है, उसके भविष्य का सवाल है। छात्रा ने गांव के ही 2 मंचले गौरव और सूरज पर आरोप लगाया है। कहा है कि लगातार ये लोग छेड़खानी करते हैं, अवैध संबंध नहीं बनाने पर जान से मारने और चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी देते हैं। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करा दिया है। पीड़िता की मां के अनुसार 10 अगस्त को जब उनकी बेटी कोचिंग से लौट रही थी तभी इन दोनों आरोपियों ने ऐसी धमकी दी। उससे पूर्व में लगातार गलत करने के लिए दबाव बना रहे थे। 13 अगस्त को ही दर्ज हो गया था मामला, लेकिन अब तक दोनों नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां मौजूद ब्रिटिश सेना के आखिरी बचे हुए जवानों ने वापसी कर ली। ब्रिटेन के सैनिक युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में पिछले लगभग 2 दशक से मौजूद थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन कठिन हालातों में वहां से कई नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करने वाले अपने सैनिकों की बहादुरी पर उनकी तारीफ भी की। हालांकि ब्रिटिश सरकार पहले ही इस बात पर खेद जता चुकी थी कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने की सोच रहे हर एक व्यक्ति को वहां से निकालना संभव नहीं है। अलवर के टपुकड़ा के मिलकपुर गांव में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से, आपको बताते चले महिला 5 बच्चे की मां भी थी। पत्नी रात को अपने कमरे में सो रही थी। चलिए हल्द्वानी का रुख करेंगे। 2 गांव के पास सड़क टूटने के कारण शनिवार को यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई। जोली कोट से काठगोदाम तक जगह जगह जाम लग गया। रोडवेज केमू की बसों के अलावा करीब 9 से अधिक छोटे बड़े वाहन जाम में फंस गए। शाम को एचएमटी फैक्ट्री के पास से काठगोदाम तक महज 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4.5 घंटे लग गए। नैनीताल जोलीकोट हाईवे शनिवार
सुबह बंद होने से काठगोदाम से लेकर दो गांव तक करीब आपको बताते चले 5 किलोमीटर जाम लग गया था। सड़क सामान्य होने में ही 4 घंटे लग गए। जाम लगने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिसे पुलिस ने किसी तरीके से बाहर निकाला। मार्ग बाधित होने से सबसे अधिक नुकसान बसों से जा रहे यात्रियों को हुआ था। रोडवेज ने अपनी बसों का संचालन काला ढूंगी होते हुए किया तो यात्रियों को 35 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़े। अफगानिस्तान में त्राहिमाम है। तालिबान के बाद अब ISIS खुरासान के डर के साए में अफगान निवासी रहने को मजबूर हो चले। ऐसे में कई देशों के साथ भारत के चेहरे पर भी शिकन की लकीरें अब दौड़ चली हैं। आगामी दिनों में भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, ये अब आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है और सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए मौजूदा हालातों को समझते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर जिस तेजी से तालिबान का कब्जा हुआ, इसका अंदाजा शायद कई देशों और खुद अफगानिस्तान की सरकार को ही नहीं था। नहीं तो एक दिन पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देशवासियों को वीडियो संदेश से संबोधित करके अगले ही दिन देश छोड़कर यूं नहीं चले जाते। न ही अमेरिका आपात स्थिति में अपने दूतावास को बंद कर लोगों को आनन फानन में यूं बाहर निकालने की कोशिश करता। ऐसे में अफगानिस्तान की गनी सरकार और अमेरिका का साथी भारत भी आज खुद को अजीब स्थिति में फंसा हुआ पा रहा, जहां एक और चीन और पाकिस्तान तालिबान से अपनी दोस्ती के चलते आनन फानन में काबुल से निकलने में लगे हुए हैं। तालिबान को आधिकारिक तौर पर आपको बताते चले भारत ने कभी भी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन इस साल जून में दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें भारतीय मीडिया में खूब सुर्खियों में रही। भारत सरकार ने अलग अलग स्टेक होल्डरों से बात करने वाला एक बयान जरूर दिया ताकि मामले को तूल देने से रोका जा सके, लेकिन किसे पता था कि 2 महीने में सब कुछ इतनी तेजी से बदल जाएगा। काबुल के ताजा हालातों के बीच क्या भारत अब भी वही रणनीति अपनाएगा? यही आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल। आपको बता दें कि जानकार मानते हैं कि भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधे बातचीत शुरू न करने की बड़ी वजह ये रही है कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता है। भारत में 1999 में IC-814 विमान के अपहरण की बात और उसके बदले जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को छोड़ने की याद अब भी ताजा है। भारत का तालिबान के साथ बात न करने का एक और बड़ा कारण ये भी रहा है कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में खटास आ सकती है, जो ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद भारत क्या करेगा, इस पर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में लगभग 1700 भारतीय हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने की खबरें भी मीडिया में रही। इसके अलावा तकरीबन 130 यात्रियों के साथ एयर इंडिया का एक विमान रविवार को भारत भी लौट आया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत इस सच्चाई को समझ ले कि अब तालिबान का काबुल पर कब्जा हो चुका है। जल्द ही अफगानिस्तान में वो सत्ता संभालने लगेगा। ऐसे में भारत के पास 2 रास्ते बचे हैं, या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे या फिर सब कुछ बंद करके 90 के दशक वाले रोल में आ जाए। भारत दूसरा अपनाता है तो पिछले 2 दशक में जो कुछ वहाँ भारत ने किया वो सब खत्म हो जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सभी भारतीयों को वहां से निकालने से आगे चलकर भारत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आनन फानन में लिए गए किसी भी फैसले से बहुत भला नहीं होने वाला। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त से पहले तक माना जा रहा था कि कोई अंतरिम सरकार अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन रविवार के बाद वहाँ की स्थिति बिल्कुल बदल गई। तालिबान के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं दिखाई दिया। 1990 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और भारत ने अपने
अपने दूतावास बंद कर दिए थे। उसके बाद भारत ने कांधार विमान अपहरण कांड देखा था। भारत विरोधी गुटों का विस्तार भी भारत ने देखा। 2011 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें हर सूरत में अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का भारत ने वादा किया था। वैसे हाल के दिनों में तालिबान की तरफ से भारत विरोधी कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। तालिबान ने अफगानिस्तान के विकास में भारत के रोल को कभी गलत नहीं कहा। तालिबान में एक गुट ऐसा भी है जो भारत के प्रति सहयोग वाला रवैया भी रखता है। जब अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठा था तो पाकिस्तान ने इसे कश्मीर से जोड़ा, लेकिन तालिबान ने कहा उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत कश्मीर में क्या करता है। काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तक किसी भी बहुत बड़े खून खराबे की खबरें फिलहाल सामने नहीं आई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर चिंता जरूर जताई गई कि तालिबानी शासन आने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से थोड़ा अलग होगा। लेकिन तालिबान ने चेहरा बदला है या आईना, इस पर जानकारों की राय बटी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की प्राथमिकता अभी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की होगी। उसके बाद भारत देखेगा कि तालिबान का रवैया आने वाले दिनों में आखिर कैसा दिख रहा है। दुनिया के दूसरे देश तालिबान को कब और कैसे मान्यता देते हैं और तालिबान वैश्विक स्तर पर कैसे अपने लिए जगह बनाता है। भारत तालिबान से तभी बातचीत शुरू कर सकता है जब तालिबान भी बातचीत के लिए राजी हो जाए। मीडिया में तालिबान के बयान और जमीन पर उनकी कार्रवाई में फर्क नहीं होना चाहिए। तालिबान भले ही कह रहा है कि वो किसी से बदला नहीं लेगा, किसी को मारेगा नहीं, लेकिन जिन प्रांतों को रविवार के पहले उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, वहाँ से जो खबरें आई उससे लगता है कि उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी जमीन पर उनका पुराना अवतार ही कायम है। विशेषज्ञ मानते हैं क्योंकि तालिबान को अभी वैश्विक स्वीकार्यता चाहिए। पिछले दिनों तालिबान के प्रतिनिधि चीन गए थे, वहां उन्हें जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे दिखना है इससे जुड़ी सलाह मिली होगी। लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से शुरुआती संकेत तालिबान के लिए उत्साहजनक नहीं मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस तरह से अफगानिस्तान की स्थिति के जिम्मेदार ठहराया गया, उससे साफ है कि पश्चिमी देश तालिबान को इतनी जल्दी मान्यता नहीं देंगे। रही बात भारत की, तो पड़ोसी देश में जब भी सरकार बदलती है तो भारत उससे बातचीत जरूर करता है। अफगानिस्तान में भी भारत वैसा ही करेगा, लेकिन सही समय आने पर वो सही समय तब आएगा जब भारत जैसी सोच रखने वाले दूसरे देश भी तालिबान को मान्यता देने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अगर तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 जैसा ही हो तो भारत को तालिबान से बातचीत में कोई फायदा नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि तालिबान से बातचीत करने के लिए भारत रूस की मदद ले सकता है ताकि भारत के हितों की सुरक्षा अफगानिस्तान में हो सके। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई पर भी भारत की नजरें टिकी हुई हैं और वे आगे आखिर क्या करने वाले हैं। जानकार मानते हैं कि तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने से भारत के सामने 3 स्तर पर चुनौतियां होंगी। पहली, सुरक्षा से जुड़ी हुई। तालिबान के साथ संबंधित आतंकी गुट जैसे जैश, लश्कर और हक्कानी नेटवर्क की छवि अब तक भारत विरोधी रही है। दूसरी, मध्य एशिया में व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के मसले पर दिक्कतें आ सकती हैं। आपको बताते चले, अफगानिस्तान की लोकेशन ही कुछ ऐसी है। तीसरी दिक्कत चीन और पाकिस्तान को लेकर आएगी, जो पहले से तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।